इजराइल ने हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े चेहरे का खात्मा करने का दावा किया, उन्हें मार गिराने का दावा किया। उस व्यक्ति को जिसे हिजबुल्लाह के मुखिया के बाद इस चरमपंथी गुट में सबसे ताकतवर बताया जाता था, यानी हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के बाद वो दूसरे नंबर पर थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का पद संभाल रहे थे। इजराइल ने उन्हें ही ढेर करने का दावा कर दिया और हिजबुल्लाह को इस जंग का सबसे तगड़ा झटका दे दिया। मतलब वो कर दिया जो बीते 40 दिन की लड़ाई में नहीं हुआ था। दूसरे नंबर के नेता को हवाई हमले में मार दिया इजराइल ने। इजराइल की सेना ने बताया उसने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत उसके कई इलाकों पर भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया, हथियार गोदामों पर हमला किया, छिपने के ठिकानों पर हमला किया, जमीन के नीचे बने अड्डों पर हमला किया। उसके दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान इतने जोरदार धमाके हुए कि पूरा लेबनान कांप उठा। इन हमलों के दौरान सबसे ज्यादा तबाही बेरूत में मचाई गई, यानी लेबनान की राजधानी में। वहीं पर हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अली यूसुफ खर्शी के मारे जाने का दावा किया गया। इजराइल की फौज ने जानकारी दी कि अली यूसुफ खर्शी कई लड़ाकों के साथ बेरूत की एक इमारत में मौजूद थे। इजराइल का दावा है उसके मिसाइल हमले में वो इमारत पूरी तरह तहस नहस हो गई और इसी हमले में अली यूसुफ खर्शी की मौत हो गई। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर की कुर्सी संभालते थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के पद पर तैनात थे। अली यूसुफ खर्शी हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के भतीजे थे, उनके सलाहकार भी थे। इसीलिए उनकी मौत हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि उसके मुखिया के लिए भी बड़ी चोट मानी गई। हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नेता ढेर हुआ तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इसकी घोषणा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया कि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के सलाहकार को मौत दे दी गई। और नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ किया कि ईरान में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे। इजराइल की सेना वहां हमले करती रहेगी, हिजबुल्लाह को मिटाने का काम जारी रहेगा। तब तक इजराइल का सैन्य ऑपरेशन नहीं रुकेगा जब तक हिजबुल्लाह को वहां से जड़ से ना उखाड़ दिया जाए, उसका सफाया ना कर दिया जाए। अमेरिका और ईरान में सीज फायर होने के बाद लगातार दूसरे दिन लेबनान में धमाके सुने गए। कई इलाकों में इजराइल से दागी गई मिसाइलें फटी। इजराइल की सेना ने आसमान से मिसाइलें बरसाईं तो जमीन के रास्ते भी उसके सैनिक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हिजबुल्लाह के कई अड्डों पर धावा बोला, उसके लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी, दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। इजराइल की सेना ने दावा किया उसने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई उसी दिन से जारी है जिस दिन ईरान पर हमला हुआ था। जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, उसी दिन ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उतर आए थे। उन्होंने इजराइल पर ड्रोन और रॉकेटों की बौछार कर दी थी। लगातार इजराइल के उत्तरी इलाके को निशाना बनाते रहे। इजराइल 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ता रहा, ईरान से, दूसरी तरफ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के साथ। हालांकि 40 दिन की लड़ाई के बाद ईरान में तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसके बाद लेबनान के लोगों ने भी अपने देश में बमबारी रुकने की उम्मीद जताई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इजराइल ने कह दिया कि लेबनान तो सीज फायर का हिस्सा था ही नहीं। वो सिर्फ ईरान में हमले रोकेगा, लेबनान में नहीं रोकेगा, हिजबुल्लाह पर नहीं रोकेगा। वहां बमबारी चलती रहेगी क्योंकि सीज फायर की घोषणा के बाद तो इजराइल की सेना लेबनान पर दुगनी ताकत से टूट पड़ी और युद्ध विराम के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही उसने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया था, जो पिछले 40 दिन में नहीं हुआ था। 10 मिनट के अंदर करीब 100 जगहों पर उसने धमाके कर दिए थे। 100 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाने का दावा कर दिया था हिजबुल्लाह के। सूत्रों का दावा है इस हमले से कुछ देर पहले ही इजराइल को हिजबुल्लाह के उन सभी ठिकानों की सटीक जानकारी मिली थी। उसे पता चल गया था कि वो लेबनान में किस किस जगह पर है और माना जा रहा है कि इसी के बाद इजराइल की फौज ने सिर्फ 10 मिनट में 100 जगहों पर बमों की बारिश कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक ईरान में सीज फायर का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही लेबनान में हिजबुल्लाह की एक बैठक होने वाली थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके लड़ाके और कमांडर मीटिंग करने वाले थे। जूम नाम के ऐप पर, जूम पर ऑनलाइन मीटिंग होने वाली थी। सूत्र बता रहे हैं
इस बैठक में लेबनान के अलग अलग हिस्सों से हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों को जुड़ना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि जूम पे जो कोड डाले गए, जो आईपी एड्रेस डाले गए, उसके जरिए इजराइल की खुफिया एजेंसी को पता लग गया कि कहां कहां लोग बैठने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां कहां से जुड़ रहे हैं, उन लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर ली। बताया जा रहा है कि आईडीएफ को इंफॉर्मेशन मिली थी कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनकी कोई जूम मीटिंग होनी है और वो कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं लोकेशंस को इजरायली फोर्सेस ने ट्रैक किया, ये दावा है इजरायली फोर्सेस का। और सूत्रों का कहना है हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सटीक लोकेशन इस तरीके से मिली क्योंकि उन्होंने जूम मीटिंग के लिए वो लोकेशन दी, तो इजराइल ने एक साथ दर्जनों मिसाइलें लॉन्च कर दी, 100 जगहों पर एक ही बार में हमला कर दिया। महज 10 मिनट के अंदर 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि इजराइल की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि उसने हिजबुल्लाह के कितने लड़ाकों को ढेर किया, लेकिन इतना जरूर बताया इजराइल ने कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इतना बड़ा हमला इस युद्ध में पहले नहीं हुआ था। इस हमले की तुलना इजराइल के पेजर ऑपरेशन से की गई। सितंबर 2024 में पेजर ऑपरेशन किया था इजराइल ने। लेबनान में एक साथ सैकड़ों पेजरों में धमाका कर दिया था, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके बातचीत के लिए करते थे। एक साथ सैकड़ों पेजर फट पड़े थे। हिजबुल्लाह के 40 लड़ाकों के मारे जाने की तब खबर आई थी और इजराइल ने उसी तरह की चोट एक बार फिर हिजबुल्लाह को देने का दावा किया। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। उन्होंने इजराइल के हमलों का जवाब दिया और पलटवार किया और इजराइल के उत्तरी हिस्से को दहलाकर रख दिया। वहां ड्रोन दाग दिए, रॉकेट दाग दिए, मिसाइलें दाग दी। हिजबुल्लाह ने साफ किया कि अगर इजराइल सीज फायर को नहीं मानेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसीलिए जब इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की तो वहां से हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला कर दिया। उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर कई हमले कर दिए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर लगातार ड्रोन और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कई ऐसे एरिया हैं नॉर्थ इसराइल में जिनको खाली कर दिया गया, खासतौर से किरियात शमोना के एरिया जहां पे लोग नहीं रहते हैं, उनको अब किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है। इतना तनाव अब इन बॉर्डर इलाकों में है। इजराइल ने संकेत दिए कि वो लेबनान में जारी हमलों की रफ्तार और तेज कर सकता है। लेबनान सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ाने में वो जुट गया। लेबनान की तरफ बढ़ते इजराइल के सैन्य काफिले की तस्वीरें भी सामने आई। इसी के बाद आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में इजराइल की सेना लेबनान में और भयंकर हमले कर सकती है। जमीन से चलाए जाने वाले ऑपरेशन और तेज किए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि उनका इरादा दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का है, यानी हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खदेड़ने के बाद भी इजराइल लेबनान के उस दक्षिणी हिस्से को अपने पास रखना चाहता है। माना जा रहा है कि अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए इजराइल ने लेबनान सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया। क्योंकि इस सब के बीच लेबनान में एक रोज पहले हुए इजराइल के हमले का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वो हवाई हमला एक रिहायशी इलाके में किया गया। लेबनान ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने वहां बमबारी की और इस दौरान वहां खौफनाक धमाका होता दिखाई दिया। हमले से पहले वो रिहायशी इलाका बिल्कुल शांत नजर आया। सड़क पर गाड़ियां चलती दिखी, मोटरसाइकिलें आती जाती दिखी। सड़क के किनारे 2 लड़कियां नजर आईं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था, दिखा वीडियो में, कि कुछ सेकंड बाद ही वहां क्या होने वाला है। वो पैदल चलते हुए कार के नजदीक पहुंची, उसी वक्त हमला हो। उनके सामने अचानक भयंकर धमाका हो। इसके बाद तो वो लड़कियां डर के मारे कांप उठी। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे बढ़ें। कुछ ही देर में काले धुएं ने वहां कब्जा जमा लिया। आसपास की इमारतें भी धुएं से ढक गईं। आग की लपटें उठती दिखी। धमाके की तेज आवाज सुनकर लड़कियां खौफ में आ गईं। उन्होंने अपने कान बंद कर लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो दूर भाग गई। उनके ऊपर लकड़ियों के टुकड़े गिरते दिखे। इमारतों के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। सड़क पर शीशे टूटकर बिखर गए। लड़कियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। यह धमाका लेबनान के रिहायशी इलाके में हुआ। लेबनान ने इजराइल की सेना पर आरोप लगाया कि उसने आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया और वहां बम गिराए। उधर इजराइल के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में युद्ध लड़ रहे इजराइल ने दुश्मन को अपनी सीमा से दूर रखने की प्लानिंग और बढ़ा दी है। इजराइल वहां अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाने में जुटा है। अपनी सीमा के पास एक ऐसा जोन बनाना चाहता है जहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। इजराइल के मुताबिक जब तक यह बफर जोन, यानी दुश्मन का इलाका और इजराइल के बीच की जमीन
कब्जे में नहीं ली जाएगी, बफर जोन बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो दुश्मन पर हमले जारी रखेगा। हमास के लड़ाकों ने, याद कीजिए 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर बड़ा हमला किया था। तब से चल रहा है ये। 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे, 1200 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। उस हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की क्षमता पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि मोसाद को तो बहुत नाम है, उसके ऑपरेशन की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। उसी हमले से सबक लेते हुए इजराइल ने दुश्मन को घेरने के लिए नई रणनीति पर तब से ही काम करना शुरू कर दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। वो प्लानिंग ऐसी कि देश में घुसने से पहले ही ऐसे दुश्मन को खत्म कर दिया जाए, दुश्मन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बना दो जिससे वो चाहकर भी बाहर न निकल सके। इसके लिए इजराइल अपनी सीमा के पास एक बफर जोन बनाने में जुट गया, यानी ऐसी जगह जहां से देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बॉर्डर के बाहर बिल्कुल चक्कर बनाकर वहां जाकर दुश्मन को खत्म किया जा सके। इसके लिए इजराइल उन जगहों पर कब्जा करना चाहता है जिन्हें वो अपने लिए खतरा मानता है, यानी बॉर्डर के पास के उसके इलाके जहां से उसे अपने ऊपर हमले होने का डर लगा रहता है। इजराइल ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हो चुका है। अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का फैसला किया उसने ऐसे टाइम में। अमेरिका और ईरान में सीजफायर होने के बाद भी उसने लेबनान पर कई हवाई हमले जारी किए। इजराइल के मुताबिक लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके में हिजबुल्लाह का कब्जा है, उन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार भी हैं। इसी वजह से इजराइल की सेना उन इलाकों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके उनकी सेना पर हमला करते हैं। उन हमलों को रोकने के लिए वो लेबनान बॉर्डर के पास बफर जोन बनाना चाहता है, सीरिया के बॉर्डर के पास बफर जोन बनाना चाहता है, सुरक्षा के लिए गाजा के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, वहां भी बफर जोन बनाना चाहता है। कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि इजराइल अपनी सीमा से बाहर सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है। उनकी सेना दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करती, देश पर मंडराने वाले खतरे को पहले ही खत्म कर देती। इधर लेबनान के बेरूत में इजराइल के हमलों के बाद राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमलों के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। राहत और बचाव टीम के लोगों ने मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला। वहां कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। रेड क्रॉस ने इजराइल के हमले के बाद लेबनान में हुई तबाही पर नाराजगी जताई। रेड क्रॉस दुनिया भर में युद्ध, आपदा, बीमारी और दुर्घटना जैसी मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके मुताबिक हमले के बाद कई लोग मलबे में फंस गए, उनमें महिलाएं, बच्चे और मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल बताए गए। इजराइल की सेना ने बेरूत के दहिया इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी। दावा किया गया कि इजराइल ने उस इलाके में हमला करने से पहले ये चेतावनी जारी की। इजराइल की सेना वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने वाली थी। उधर लेबनान में इजराइल के हमलों से भड़के ईरान ने सीज फायर तोड़ने के संकेत दे दिए। ईरान ने अमेरिका पर नाराजगी जाहिर की। वहां की सेना ने तो कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के काबिल ही नहीं है। एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रंप ने उसके भरोसे को तोड़ा है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। लेबनान में हुए भयानक हमलों के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो फिर वो भी फिर से जंग में कूद पड़ेगा। ईरान की सेना ने दावा किया कि सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन उसने हथियारों के ट्रिगर से उंगली हटाई नहीं है। एक आदेश का इंतजार है, इशारा मिलते ही उसकी फौज फिर से दुश्मन पर टूट पड़ेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका या तो पूरी तरह सीज फायर लागू करवाए, सभी शर्तों को पूरी तरह माने, समझौते के लिए जो तय हुआ था उसे लागू करे, या इजराइल के साथ मिलकर जंग का रास्ता चुने। ईरान ने लेबनान पर हुए हमले को सीज फायर का उल्लंघन माना, अमेरिका पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। अमेरिका ने भी ईरान की युद्ध विराम तोड़ने की चेतावनियों पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सीधा जवाब दिया कि अगर ईरान को लेबनान के मुद्दे पर सीज फायर तोड़ना है तो यह उसका फैसला होगा। उन्होंने दावा किया कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान मुद्दा था ही नहीं, जबकि ईरान लगातार यही कहता रहा कि 10 शर्तों वाला जो प्रस्ताव ट्रंप के पास भेजा गया था उसमें लेबनान का मुद्दा भी शामिल था। मतलब लेबनान के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बात बिगड़ती जा रही दिख रही। ईरान ने ट्रंप पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। लेबनान में हुए भयानक हमलों के बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। ईरान के विदेश मंत्री ने, वहां की संसद के स्पीकर ने, ईरान की IRGC सेना के कमांडर ने एक सुर में इसे सीज फायर का उल्लंघन माना, विश्वासघात बताया, ट्रंप पर दगाबाजी का आरोप मढ़ना शुरू कर दिया।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि ट्रंप या तो पूरी तरह सीज फायर लागू करें या जंग का रास्ता चुनें। मतलब खुलकर एक बार फिर मैदान में आए। लेबनान में इजरायल के हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहा। 40 दिन की जंग के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, बातचीत और समझौते का रास्ता साफ होता दिखा। समझौते के लिए वक्त और जगह भी तय कर ली गई। ईरान ने हॉर्मुज गलियारा पूरी तरह खोलने का भरोसा दिया तो अमेरिका ने भी हमले रोक दिए। लगा सब कुछ ठीक हो गया। पूरी दुनिया ने राहत की सांसें लेनी शुरू करी थी कि इजरायल ने लेबनान को दहला दिया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर दिए। बेरूत में हमला किया, बेका घाटी में हमला किया, टायर शहर में हमला किया, सईदा में हमला किया, दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में बारूद बरसा दिया। खबरें आई कि वहां हुए हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घरों पर हमला हुआ, बाजारों में हमला हुआ, अस्पतालों पर हमला हुआ, सब जगह चीख पुकार मच गई। और लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में इमारतें खंडहरों में तब्दील कर दी गई। लेबनान में इजरायल का हमला कितना भयानक रहा कि अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए बेड कम पड़ गए, ये खबरें आ रही हैं। सब कुछ तब हुआ जब अमेरिका ईरान के साथ बैठकर जंग खत्म करने के लिए बातचीत की तैयारी कर रहा था, सीज फायर का ऐलान कर चुका था। लेबनान का हिजबुल्ला ईरान का कट्टर समर्थक है, इजरायल का कट्टर दुश्मन है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को ईरान न सिर्फ पालता पोसता रहा है, हथियार और पैसे देकर उनकी मदद करता रहा है। बदले में हिजबुल्ला हर मोर्चे पर ईरान के साथ खड़ा रहता है। इस बार की जंग में भी वही हुआ। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो लेबनान से हिजबुल्ला ने इजरायल को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इजरायल की सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका के युद्ध विराम की घोषणा हुई तो इजरायल ने साफ कह दिया कि वो तो ठीक है, उधर तो युद्ध विराम है, लेकिन इस युद्ध विराम से लेबनान का कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं होगा और इजरायल की फौज वहां अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। और वही हुआ। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने लेबनान में हमला कर दिया, जिससे वहां कोहराम मच गया। इसी बात पर ईरान खफा हो गया और भड़क गया, अमेरिका पर बुरी तरह नाराज हो गया। बात युद्ध विराम तोड़ने तक पहुंच गई। ईरान ने साफ कह दिया, लेबनान पर हमले हुए तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे सीज फायर रहे या न रहे। ईरान की IRGC सेना ने चेतावनी दे दी कि इजरायल को इसकी सजा मिलेगी। ईरान की चेतावनियों पर अमेरिका ने भी फिर प्रतिक्रिया दी। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने ईरान को याद दिलाया कि लेबनान उनके बीच हुए युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. JD वैंस ने दो टूक कह दिया कि अगर ईरान को लेबनान मुद्दे को लेकर बातचीत तोड़नी है तो यह उसका फैसला है, वो स्वतंत्र है। वैंस ने दावा किया, लेबनान कभी भी सीज फायर का हिस्सा नहीं था और अगर ईरान इस मुद्दे पर सीज फायर तोड़ेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. मतलब युद्ध विराम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर पूरा खेल बिगड़ता नजर आया, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया और दावा किया कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान में भी हमले रोकने की बात हुई थी। उस सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी लिखा था। युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिका और ईरान में बढ़े तनाव पर पूरी दुनिया में एक बार फिर चिंता बढ़ गई। खतरा मंडराता दिखा कि कहीं फिर से दोनों देश जंग के मैदान में कूद न पड़े। यूरोपीय संघ ने लेबनान पर इजरायल के हमले को युद्ध विराम के लिए बड़ा खतरा माना। उसने मांग की सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए और हिजबुल्ला को भी लड़ाई छोड़कर हथियार डालने चाहिए। यानी EU चाहता है कि दोनों पक्ष शांति बरतें, क्योंकि लेबनान पर इजरायल के आक्रामक तेवर से युद्ध विराम पर संकट दिखाई दिया। ब्रिटेन ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेबनान तक बढ़ाने की मांग की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने मौजूदा हालात में शांति व्यवस्था के लिए लेबनान को सीज फायर के दायरे में रखने को सही कदम बताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर इजरायल नहीं रुका तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर उनकी फौज को फिर से हथियार उठाने पड़ेंगे। ट्रंप के पास 10 शर्तों वाला जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें साफ साफ लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूथी लड़ाकों पर हमले बंद करने की बात कही गई थी, ये उन्होंने कहा। ईरान का कहना है
ट्रंप ने इस पर हामी भरी थी, तभी वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हुआ था। तय किया गया था कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक होगी, लेकिन लेबनान पर हुए हमले से कहानी बदलती दिखाई दी और इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत भी खटाई में पड़ती नजर आई। उस पर ब्रेक भी लगता दिखा, क्योंकि लेबनान पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने अपनी वो सोशल मीडिया पोस्ट ही हटा दी जिसमें उन्होंने बातचीत से जुड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने पोस्ट की थी, बताया था कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल देर रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी, हटा दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पोस्ट की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए वो तैयार ही इसलिए हुए थे कि ट्रंप ने न सिर्फ ईरान बल्कि उनके साथी देशों पर हमले नहीं करने का वादा किया था। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम की पोस्ट सामने रख दी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने ये ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद में बातचीत तभी होगी जब लेबनान में हमले पूरी तरह रुकेंगे। Lebanon is included in the ceasefire. But is Iran completely committed if there is a change? Iran has shown to everybody that hardly negotiate, but when negotiate, honor its words and trying to commit to what has been agreed upon. सईद खतीबजादे ने लेबनान में हुए हमलों को नरसंहार बताया। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि सीज फायर और गोलीबारी यानी लेबनान में हमले एक साथ नहीं हो सकते। बात करनी है, समझौता करना है, बैठक करनी है तो अमेरिका पहले इजराइल को समझाए, उसे रोके। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने इस बात से ही इनकार किया कि लेबनान को लेकर कोई बात हुई थी। लेबनान का मुद्दा इस जंग से बिल्कुल अलग मुद्दा है उनके मुताबिक। लेबनान को लेकर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक को लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी गई। हाई लेवल मीटिंग को लेकर इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई। आदेश जारी किया प्रशासन ने जिसमें छुट्टी की जानकारी दी। हालांकि इस आदेश में छुट्टी का कारण नहीं बताया गया। पुलिस, अस्पताल, बिजली, जरूरी सेवा देने वाले ऑफिसों को छोड़कर सब कुछ बंद रखने को कह दिया गया। और इस हाई लेवल बैठक से पहले इस्लामाबाद के सेरीना होटल को पूरी तरह खाली करा लिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत के लिए इस्लामाबाद के सेरीना होटल को अपने कंट्रोल में ले लिया। होटल प्रबंधन ने भी अपने मेहमानों को होटल खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। जानकारी मिली कि इसी होटल में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बैठक से पहले पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। इसे लेकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक में दोनों ने जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि जब तक जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका की सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। रिपोर्ट कहती है ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो अपने सैनिकों को तब तक वहां से नहीं हटाएंगे। तो लेबनान में सीज फायर लागू होगा या नहीं होगा, इस पर बने भ्रम के लिए पाकिस्तान भी गिरता दिखा। आरोप लगे कि पूरे विवाद की वजह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही सीज फायर का ऐलान करते हुए लेबनान का उसमें जिक्र किया था। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसकी बात अब ईरान भी कर रहा है। ईरान ने कह दिया कि बातचीत तो पाकिस्तान के जरिए हो रही थी। पाकिस्तान ने साफ लिखा था सीज फायर लेबनान में भी होगा, इसलिए अब अमेरिका अपनी बात से मुकर नहीं सकता। यह बात ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कही। ऊपर से लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी शहबाज शरीफ को फोन करके सफाई मांग ली कि क्या बात हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। मतलब एक दिन पहले तो समझौता करवाने के लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहा था, दावा कर रहा था उसने 40 दिन से चल रही जंग रुकवा दी। ईरान और अमेरिका में बातचीत करवाने के लिए वाहवाही बटोर रहा था। समझौते के अगले ही दिन लेकिन आधा अधूरा समझौता करवाने की बात पर वो फंस गया। झगड़ा सिर्फ लेबनान के मुद्दे पर हुआ। इजराइल ने ईरान में जंग रोकने के कुछ ही घंटे बाद लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। पिछले 40 दिन में भी ऐसे हमले नहीं किए थे, वैसे हमले शुरू कर दिए। धुआं धुआं हो गया शहर, सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों ने कह दिया समझौता तो सिर्फ ईरान के लिए था, लेबनान के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई सीज फायर नहीं हुआ था, हिजबुल्लाह पर तो हमले बंद नहीं होंगे। जैसे ही इजराइल ने यह ऐलान किया, ईरान भड़क गया।
ईरान के राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका का धोखा बता दिया, अमेरिका पर सीज फायर की शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। लेकिन जब अमेरिका ने भी कह दिया कि समझौते में लेबनान शामिल नहीं था, तो घेरे में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट झगड़े की जड़ बन गई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सीधा सीधा उसी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाया। साफ कह दिया कि समझौते का ऐलान तो शहबाज शरीफ ने किया था। उन्होंने यह लिखा था कि समझौते में लेबनान शामिल है। जो पोस्ट शहबाज शरीफ ने की, उसमें लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर एलाइज हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब ईरान और अमेरिका अपने सारे सहयोगियों के साथ हर जगह पर, लेबनान समेत हर जगह पर जंग रोकने पर सहमत हुए। यह लिखा था शहबाज शरीफ ने। मतलब अगर सिर्फ शहबाज शरीफ की पोस्ट पढ़ी जाए तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा। लेबनान का बाकायदा नाम लिखकर बताया ताकि कोई शक की गुंजाइश ही ना बचे। अब इसी पोस्ट का जिक्र ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जब बातचीत करवाने वाले के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि लेबनान समेत सभी जगहों पर सीज फायर होगा, तो फिर अमेरिका पीछे कैसे हट सकता है? ईरान तो जो कह ही रहा था, ऊपर से लेबनान ने भी पाकिस्तान को घेर लिया। लेबनान के प्रधानमंत्री के दफ्तर ने बयान जारी किया कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को फोन किया और पूछा कि समझौते की सच्चाई क्या है। लेबनान सीज फायर वाले समझौते में था या नहीं था? अगर नहीं था तो उन्होंने लिखा क्यों? और अगर था तो इजराइल की बमबारी थम क्यों नहीं रुक रही? लेबनान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ से कहा कि समझौता क्या था यह साफ किया जाए। मतलब ईरान के बाद लेबनान ने भी सीज फायर समझौते पर बने भ्रम के लिए पाकिस्तान को ही घेर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लेबनान पर हो रहे इजराइल के हमलों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट तो लिखी। उसमें लिखा कि ये हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बंद होने चाहिए। लेकिन यह नहीं लिखा कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। न तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा, न शहबाज शरीफ ने कुछ कहा, न आसिम मुनीर ने कुछ कहा। पाकिस्तान में किसी ने नहीं बोला कि जब सीज फायर में लेबनान शामिल था तो ये हमले क्यों हो रहे हैं, बल्कि वहां तो इस्लामाबाद में सीज फायर समझौते पर होने वाली बातचीत की तैयारी शुरू कर दी गई। ऊपर से अमेरिका की तरफ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि लेबनान समझौते में नहीं था। सवाल उठने लगे कि जब लेबनान समझौते में था ही नहीं तो किस आधार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान में सीज फायर लागू होने का ऐलान किया था? इसलिए आरोप लगने लगे कि सीज फायर समझौते में लेबनान है या नहीं है, इस पर जो भी भ्रम की स्थिति बनी उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, जिसे समझौते का ऐलान करने की इतनी जल्दबाजी थी कि उसने बिना सारी शर्तों पर बात हुए ही ऐलान कर दिया कि दोनों देश जंग रोकने के लिए मान गए। आरोप है कि उसकी यही जल्दबाजी अब समझौते पर भारी पड़ती दिखने लगी। इधर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि जिस पोस्ट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहले फजीहत हुई थी, जो इससे पहले जो फजीहत हुई थी, वो पोस्ट अमेरिका से भेजी गई थी, जिसमें ऊपर हेडर लिखा हुआ था फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। व्हाइट हाउस से उसे मंजूरी मिली थी, यह अखबार में लिखा। वहां से अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला गया था। सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटे पहले वो गलती हो गई थी कि वो पोस्ट जैसी भेजी गई थी उसे उसी तरह शहबाज शरीफ की टीम ने उनके अकाउंट पर कॉपी पेस्ट कर दिया था। उसके ऊपर क्योंकि लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, हेडर लिखा था। यानी गलती का पता चलने के बाद उसे ठीक तो कर दिया गया था, 1 मिनट के अंदर ठीक कर दिया गया था। लेकिन जब लोगों ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो असली वाली पोस्ट सामने आ गई थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं था और उसमें लिखा था सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान कहीं और से तैयार होकर आया, क्या शहबाज शरीफ किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा कि ड्राफ्ट मैसेज फॉर पाकिस्तान पीएम। अब अगर पाकिस्तान के ही लोगों ने मैसेज बनाया है तो वो पाकिस्तान के लोग तो अपने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पीएम नहीं कहेंगे, वो तो पीएम कहेंगे। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को वहां के लोग तो अपना पीएम कहते हैं ना, वो पाकिस्तान पीएम तो दूसरे देश के लोग कहेंगे। इसलिए सवाल उठे कि ये कहां से आया मैसेज। इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि यह शहबाज शरीफ ने सीज फायर से पहले जो पोस्ट डाली थी वो व्हाइट हाउस से आई थी, मतलब ट्रंप की तरफ से आई थी, वहां के अधिकारियों ने लिखा था, उसके बाद उसे शहबाज शरीफ की टीम को भेजा गया था।
और जल्दी जल्दी में उनकी टीम ने पूरा मैसेज ही कॉपी पेस्ट कर दिया और उस पे ऊपर जो लिखा था, जो इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि भाई ये आपके लिए मैसेज है फॉर पाकिस्तान पीएम, उस इंस्ट्रक्शन को हटाना था ना, वो तो हेडर था, इंस्ट्रक्शन थी, निर्देश था कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए मैसेज है जो उनको डालना है। वो किसी ने देखा नहीं, वो वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। पोस्ट में सबसे ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा था। नीचे शहबाज शरीफ ने ट्रंप से अपील की थी कि वो ईरान के लिए तय की गई डेडलाइन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दे। उस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों को भी टैग किया था और पाकिस्तान की अपील के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। यानी पेपर के हिसाब से, न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, यह सब पूरा प्लान के तहत था कि मैसेज भी व्हाइट हाउस ने दिया पाकिस्तान को कि पहले ये सोशल मीडिया पर डालो, अपील करो सीज फायर की, फिर यहां से सीज फायर की बात होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा भी की थी फिर, लेकिन युद्ध विराम से पहले शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट डाली उसे लेकर पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया गया था। सोशल मीडिया पर उन्हें चापलूसी का चैंपियन से लेकर कॉपी पेस्ट किंग ऐसी उपाधियां दे दी गई। एआई वीडियो तक उनके बना दिए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। एक वीडियो में शहबाज शरीफ को एक बच्चे की तरह दिखाया गया, ट्रंप की गोद में बैठकर अपना होमवर्क करते नजर आए। ट्रंप होमवर्क करने में उनकी मदद करते दिखाई दिए। Apple. Apple. B for B for ball. ball. C for C for coconut. coconut. C for coconut. C for coconut. कई वीडियो ऐसे डाल दिए गए। एक और वीडियो डाला गया जिसमें ट्रंप को व्हाइट हाउस में बैठकर मोबाइल फोन पर एक मैसेज लिखते हुए दिखाया गया। वो मैसेज फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने भेज दिया। ट्रंप ने मैसेज भेजा, उस वक्त पाकिस्तान में रात हो रही थी, तो शहबाज शरीफ सो रहे थे, वीडियो में ऐसा दिखाया गया। आसिम मुनीर को भी सोते हुए दिखाया गया। मैसेज आया तो शहबाज शरीफ का फोन बज उठा, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मैसेज देखा, उसे कॉपी करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये नहीं देखा कि उसके ऊपर उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन लिखी है। जब ट्रंप ने उनकी वो कॉपी पेस्ट वाला मैसेज देखा तो वो आग बबूला हो गए। उन्हें तुरंत आसिम मुनीर को फोन लगाया और उन पर बुरी तरह भड़क गए। Mission failed. We'll get them next time. This is absolutely terrible. तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए कि ट्रंप आसिम मुनीर पर गुस्सा निकाल रहे हैं, आसिम मुनीर शहबाज शरीफ पर भड़क रहे हैं, गलती पता चल रही है, उसके बाद शहबाज शरीफ उसे सुधारने में जुटे हुए हैं। उधर खबर मिली कि जंग की वजह से 40 दिन में ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खबर आई कि जंग की वजह से ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि हमले में मारे गए इन लोगों में 40% से ज्यादा शवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। फोरेंसिक जांच की मदद से उन शवों की पहचान की गई। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह के हमले में अब तक इजरायल के करीब 7,500 नागरिक घायल हो चुके हैं। घायलों में 118 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है। हालांकि इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या नहीं बताई। स्पेन ने ईरान में अपना दूतावास खोलने की घोषणा कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद स्पेन ने यह फैसला लिया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद स्पेन ने मार्च में अपना दूतावास बंद कर दिया था। उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने खबर दी कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के फैसले के खिलाफ थे। वो युद्ध विराम नहीं चाहते थे, हमले जारी रखना चाहते थे। सीज फायर पर फैसला लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। अल जजीरा के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात के पक्ष में नहीं थे कि ईरान में हमले रोके जाएं। उनका कहना था कि जंग से पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, इसलिए ईरान पर हमले रोकने नहीं चाहिए। तो अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि नेतन्याहू सीज फायर के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने ट्रंप से भी यही कहा, लेकिन नेतन्याहू की बात ट्रंप ने नहीं मानी और 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए वो तैयार हो गए। बाद में इजरायल ने भी ईरान में हमले रोकने की बात मान ली, लेकिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई इतने पर खत्म नहीं होने वाली। ईरान को लेकर इजरायल के कई लक्ष्य अभी अधूरे हैं। अगर बातचीत के दौरान वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इजरायल की सेना दोबारा ईरान पर हमला करने में देर नहीं लगाएगी। नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान के साथ हुए युद्ध विराम से लेबनान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान का यह कहना है कि सीज फायर की डील में लेबनान भी शामिल था और ईरान ने धमकी दी है कि अगर
लेबनान में एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहा तो सीज फायर टूट सकता है। उसका मतलब कि ये जो सीज फायर है ये खत्म हो सकता है और फिर से ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध शुरू हो सकता है। यानी ईरान और अमेरिका में सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन इजराइल और ईरान कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर भिड़ने को तैयार दिखे। इधर अल जजीरा की रिपोर्ट है कि ईरान ने हॉर्मुज गलियारे में बिछी बारूदी सुरंगों से जहाजों को बचाने के लिए नया रूट प्लान जारी किया। आईआरजीसी सेना ने जहाजों को निर्देश दिया कि वो नए रास्ते से ही हॉर्मुज गलियारे को पार करें, क्योंकि सीज फायर के बाद हॉर्मुज गलियारा खोलना था, लेकिन वहां रिपोर्ट कहती है कि बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। तो आईआरजीसी सेना ने बताया कि यहां से मत आना, इधर से आओ, नहीं तो वो खतरे में पड़ सकते हैं जहाज। जिस रास्ते से वो पहले आते हो जाते थे वहां बारूदी सुरंगों का खतरा हो सकता है। उनसे कहा गया वो ईरान के तट के नजदीक मौजूद लारक द्वीप से होकर गुजरें, वहां जोखिम नहीं है। उसके लिए भी रूट बताया गया कि ओमान की खाड़ी से आने वाले जहाज वहां किस रास्ते से आएंगे और फारस की खाड़ी से आने वाले जहाजों को कहां से होकर जाना पड़ेगा। एक तरफ ओमान की खाड़ी, एक तरफ फारस की खाड़ी, तो इधर वाले इधर से आएंगे, इधर वाले इधर से आएंगे, पूरा रूट बताया गया। सख्त हिदायत दी कि उसके बताए रास्ते से ही होकर जहाज हॉर्मुज गलियारे को पार करें और पहले वाले रास्ते का इस्तेमाल न करें। बीच वाले पर रास्ते पर तो बिल्कुल भी भूल कर ना जाएं, क्योंकि हॉर्मुज गलियारे के बीच वाले रास्ते में, जो बीचों बीच रास्ता है, वहां बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, जो उसने जंग के दौरान बिछा रखी थी कि अगर किसी जहाज ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया तो उस पर खतरा मंडरा सकता है। इस खतरे से बचने के लिए ईरान की ही आईआरजीसी सेना ने ही यह नया रूट प्लान दिया कि जहाजों को उसके लारक द्वीप से होकर गुजरना होगा। ये हॉर्मुज गलियारे में द्वीप है, टापू है उत्तर में, ईरान के तट के पास है। ये जो जहाज ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें इस द्वीप के उत्तर से गुजरना होगा, यानी उसके ईरान की तरफ से होकर जाना पड़ेगा। और जो जहाज फारस की खाड़ी से तेल और गैस लेकर वापस आ रहे हैं ओमान की खाड़ी, उन्हें लारक द्वीप के दक्षिण से होकर जाना पड़ेगा, वहां से जाएं, द्वीप के नजदीक से ही, ज्यादा दूर से नहीं, क्योंकि दूर तो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। जहाजों को संभावित खतरनाक इलाके से दूर रखने के लिए यह रूट दिया ईरान ने। जंग से पहले जहाज हॉर्मुज गलियारे के बीच से निकलते, बीच से, वहीं से होकर वो फारस की खाड़ी में जाते थे, फिर ओमान की खाड़ी में लौटते थे। पहले आने और जाने का वही रास्ता था, लेकिन जंग शुरू होते ही ईरान ने उसे बंद कर दिया। वहां हमले करने शुरू कर दिए, जहाजों को निशाना बनाने में जुट गया। उसके हमलों के डर से जहाजों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। ईरान की मर्जी के बिना कोई भी जहाज वहां से गुजर ही नहीं पा रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के तो जहाज बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सीज फायर के बाद तय हुआ कि अगले 2 हफ्तों तक ईरान इस गलियारे को खोल देगा। अब यह तय तो हो गया, लेकिन ईरान ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। बीच के रास्ते से हॉर्मुज गलियारे को पार करने में जोखिम था। तो यह रिपोर्ट कहती है इसलिए ईरान ने नया रूट बनाया और बताया कि यहां से जाइए, वहां से जहाजों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। कई दिन से फारस की खाड़ी में फंसे जहाज वहां से निकलें, एशिया और यूरोप के देशों तक फिर से तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो तो उस रास्ते से हो। इधर ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूल कर ईरान अगले 5 साल में 50,000 करोड़ डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। और इससे ईरान की ताकत कई गुना बढ़ सकती है, अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर सकता है, खाड़ी देशों में अपना दबदबा बढ़ा सकता है। रिपोर्ट कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री गलियारा नहीं रहा, वो दुनिया के लिए एक टोल बूथ बनता जा रहा है। सीज फायर के बाद तो ईरान ने वहां अपना कंट्रोल और बढ़ा दिया, लेकिन हॉर्मुज गलियारे में टोल वसूले जाने को लेकर दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियां भड़क गईं। वो अमेरिका से मदद मांगने पहुंच गईं ताकि अमेरिका किसी भी तरह ईरान को यह करने से रोके, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अब जो भी जहाज तेल लेकर वहां से गुजरना चाहते हैं, उन्हें सीधे बीच से जाने नहीं दिया जा रहा। जंग से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीच के रास्ते से ही सभी जहाज गुजर रहे थे। चौड़ाई इसकी वहां एक पॉइंट पे सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन ईरान और ओमान के तटों के नजदीक समुद्र उतना गहरा नहीं है कि वहां से निकल सकें, इसलिए बड़े जहाजों को तो बीच से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है ईरान अब जहाजों को बीच से जाने नहीं दे रहा। उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि वो ईरान के तट के करीब से होकर हॉर्मुज गलियारे को पार करें, और कहा जा रहा है कि वहां बीच में बारूदी सुरंगें हैं, इसलिए यहां से आओ। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि असली खेल ही वहीं से शुरू हो रहा है।
क्योंकि तब जहाज़ों को ईरान की IRGC सेना से संपर्क करना पड़ रहा है। इसके बाद जहाज़ों की पूरी जानकारी ली जा रही है। वो तेल लेकर जा रहे हैं, गैस लेकर जा रहे हैं, और क्या सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तेल गैस के अलावा भी जो व्यापार हो रहा है वो भी वहीं से हो रहा है। कहाँ से चला है, कहाँ जा रहा है, मालिक कौन है, किस देश का जहाज़ है, पूरा ब्यौरा लेने के बाद ही टोल वसूलने की बारी आती है। रेट पहले से ही तय हैं। तेल के जहाज़ में 1 बैरल का $1, यानी अगर उस पर 10 लाख बैरल हैं तो $10 लाख, 20 लाख बैरल हैं तो $20 लाख। और ये जो बड़े VLCC जहाज होते हैं इनमें 20 लाख बैरल तेल आता है। इसलिए ये बात हो रही थी कि $20 लाख एक जहाज से लेगा, क्योंकि उसमें 20 लाख बैरल तेल है। वो तेल के हिसाब से ले रहा है, 1 बैरल पर $1, यानी $20 लाख मतलब भारतीय रुपयों में 19 करोड़ रुपए हो गए। सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद IRGC की सेना अपनी सुरक्षा में जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा रही। तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अगर इसी तरह वहां से टोल वसूलता रहा तो अगले 5 साल में वो $50,000 करोड़ तक कमा सकता है, यानी भारतीय रुपयों में वो करीब 45 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकता है टोल वसूल कर। कहा गया कि टोल की कमाई से ईरान को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सेना को और मजबूत करने में कर सकता है, घातक हथियार बना सकता है, दूसरे देशों से खरीद भी सकता है, सैन्य ताकत को इतना बढ़ा सकता है कि खाड़ी के पूरे इलाके में ईरान का पलड़ा फिर भारी हो जाएगा। लेकिन ईरान के इस कदम से दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियां परेशान हो गई। फारस की खाड़ी में मौजूद देशों से तेल और गैस की सप्लाई एशिया और यूरोप के देशों तक करती हैं। उन्हें डर है कि भारी भरकम टोल के कारण कहीं उनकी लागत न बढ़ जाए। कई देश भी वहां से तेल और गैस मंगवाते हैं। तो टोल वसूले जाने से परेशान तेल कंपनियां अमेरिका से शिकायत कर रही हैं, ये कह रही है रिपोर्ट। UAE की तेल कंपनियों ने तो साफ कह दिया कि शर्तों के साथ दिया गया रास्ता कोई रास्ता ही नहीं है। हॉर्मुज गलियारे को बिना किसी शर्त के खोला जाए। वो सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस से संपर्क कर रही हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क कर रही हैं। वो चाहती हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। वो चाहती हैं कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए ताकि वो टोल न वसूले। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी देश वहां जबरदस्ती टोल नहीं वसूल सकता। अगर कोई करता है तो यह गैर कानूनी है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। तेल कंपनियों ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो किसी भी तरह ईरान को टोल वसूलने से रोके। दलील दी गई कि अगर ईरान को टोल लेने दिया गया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, उन्हें नुकसान होगा तो गैस के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह किया जाए, जहाजों के आने जाने पर कोई रोक टोक ना हो, ना ही किसी तरह का टोल वसूला जाए। ब्रिटेन के अखबार ने यह खबर भी दी कि हॉर्मुज गलियारे में इतना सख्त पैरा है कि रोजाना सिर्फ 10 से 15 जहाज ही अब उसे पार कर पा रहे हैं। जंग से पहले 100-150 जाते थे। ईरान की IRGC सेना ने वहां इतना कंट्रोल किया हुआ है कि उसकी मंजूरी के बिना एक भी जहाज वहां से नहीं जा रहा। हॉर्मुज गलियारे को पार ही नहीं कर सकता। जहाजों को IRGC सेना के निर्देशों को ही मानना पड़ रहा है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी कि ईरान के हमले में सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी भारी नुकसान हुआ। पाइपलाइन कुछ दिन के लिए बंद तक हो सकती है। 1980 के दशक में बनी थी यह पाइपलाइन। हालांकि जंग से पहले इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत तेल ही इस पाइपलाइन से सप्लाई होता था, क्योंकि यह पाइपलाइन तेल को फारस की खाड़ी से उधर दूसरी तरफ ले जा रही है, लाल सागर की तरफ। लेकिन जंग के बीच जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, इस पाइपलाइन को उसके विकल्प के तौर पर खोल दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो फारस की खाड़ी से तेल जाना बंद हो गया। तो लाल सागर से तेल भेजने के लिए इस पाइप से तेल लाल सागर भेजा जाने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दिया पूरा। सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके तेल की सप्लाई करता है इसके जरिए। लेकिन खबर है कि ईरान की सेना ने इस पाइपलाइन पर भी हमला कर दिया था। पाइपलाइन को भारी नुकसान हो गया। कुछ वक्त के लिए इस पाइपलाइन से तेल की सप्लाई तक बंद की जा सकती है। दुनिया भर में उससे तेल की कमी हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही बंद है। वहां पर अब ये टोल लगाने की बातें हो रही हैं। जहाजों पर आने जाने पर रोक लगी हुई है। कुछ एक एक करके ही जहाज जा रहे हैं। कई देशों ने सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। रोजाना 70 लाख बैरल तेल वहां से सप्लाई हो रहा था इस पाइपलाइन से, उतनी इसकी क्षमता है। लेकिन ईरान ने अचानक इस पर हमला कर दिया। तेल की सप्लाई बंद होने का खतरा और बढ़ गया। इस पाइपलाइन पर हमला करने का मकसद ही तेल की सप्लाई को रोकना था। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक नाम की जगह से शुरू होती है। वहां तेल के बड़े बड़े कुएं हैं। वहां से यह पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करके पश्चिम में लाल सागर पर यानबू बंदरगाह तक जाती है, 1200 किलोमीटर लंबी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि लाल सागर चली जाती है, फारस की खाड़ी जाती नहीं। यानबू बंदरगाह से जहाज लाल सागर के जरिए आगे बढ़ जाते हैं, फारस की खाड़ी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फारस की खाड़ी तक जाने के लिए ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना पड़ता है, लेकिन यह पाइपलाइन वहां जाने के खतरे को ही खत्म कर देती है। इसलिए कई देशों ने इस पाइपलाइन को चुन लिया था इसके बाद, ईरान के हमले के बाद, लेकिन अब यह रास्ता भी बंद होता दिख रहा। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने पर जारी सस्पेंस की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आ गया। ईरान जंग की वजह से पहले से ही पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा हुआ है। सीज फायर हुआ था तो कीमतें गिर गई थी, लेकिन फिर उछल गई जब देखा कि सीज फायर का तो यह हाल है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर होते ही तेल की कीमतों में गिरावट आ गई थी, दुनिया भर के बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कच्चे तेल के दाम $100 से नीचे आ गए थे, लेकिन सस्पेंस अब फिर भी बरकरार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। इसकी तो तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल दिखा। युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मूज गलियारे को खोलने का ऐलान किया था। सीजफायर की शर्तों में है उसे 2 हफ्तों के लिए खोलने की बात कही गई थी, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खोला जाएगा या खोला गया है या नहीं, सारे जहाजों को जाने दिया जा रहा है या नहीं। इस सस्पेंस के कारण तेल बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई। सीज फायर के बाद कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल पर आ गई थी। सीज फायर से एक रोज पहले $110 पर थी, लेकिन हॉर्मूज पर जारी तनाव को देखते हुए कच्चे तेल की कीमत फिर बढ़ गई और फिर $98 प्रति बैरल पर पहुंच गई। तो आशंका जताई जानकारों ने कि हॉर्मूज गलियारे पर तनाव जारी रहा तो तेल संकट फिर गहरा सकता है, दोबारा $100 के पार प्रति बैरल पहुंच जाएंगी तेल की कीमतें। उधर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि बाहरी दबाव के आगे ईरान नहीं झुकेगा और ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। उन्होंने अमेरिका और ईरान के सीज फायर का स्वागत किया। दक्षिण कोरिया ने ईरान में विशेष दूत भेजने का फैसला किया, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की पहल करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में तनाव कम करने, सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी कि ट्रंप ने संकेत दिए कि वो ईरान के बाद ग्रीनलैंड में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए जंग छेड़ देंगे। ईरान के साथ अमेरिका का समझौता हुआ तो पहले भी ग्रीनलैंड को हथियाने की बात वो कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार ईरान के साथ, लेकिन जैसे सीज फायर हुआ तो एक बार फिर अपने पुराने मुद्दे पर वो लौट आए। ग्रीनलैंड वाला मुद्दा, उसे हासिल करने वाला मुद्दा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेटो के महासचिव मार्क रूट ने ट्रंप के साथ मीटिंग की। उसी मीटिंग में नेटो पर ट्रंप भड़क गए कि आखिर ईरान जंग में नेटो में शामिल देशों ने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया, वो भी बार बार मदद मांगने के बाद भी। उसी बैठक में ट्रंप ने ग्रीनलैंड की बात छेड़ दी, उस पर कब्जा करने की बात दोहराई। ट्रंप का मानना है ग्रीनलैंड के आसपास चीन और रूस का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन और रूस वहां अपने पैर जमाने में जुटे हैं। चीन और रूस के जंगी जहाज, परमाणु पनडुब्बियां वहां पहुंच चुकी हैं। इससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ये ट्रंप कहते रहे हैं लगातार। दुनिया का ये सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर के बीच ग्रीनलैंड है, और ये डेनमार्क का हिस्सा रहता है। डेनमार्क के पास ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि उसका डेनमार्क का स्वायत्त इलाका है, लेकिन है डेनमार्क का। दोनों की जमीन आपस में नहीं लगती। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच काफी दूरी है, 3500 किलोमीटर का लंबा चौड़ा फासला है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह बेहद अहम है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की दूरी करीब 3000 किलोमीटर, यानी वो उधर से जितना डेनमार्क से दूर है, इधर अमेरिका से भी उतना ही दूर है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप को लगता है रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूरी है। इसीलिए ट्रंप ने कुछ वक्त पहले डेनमार्क को ऑफर दिया था वो ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेच दे। डेनमार्क ने इनकार कर दिया था। उस दौरान ट्रंप का ब्रिटेन ने विरोध किया था, नॉर्वे ने विरोध किया था, फ्रांस ने विरोध किया था, जर्मनी में भी विरोध किया था। उससे तनाव बढ़ गया था, क्योंकि डेनमार्क 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है। नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप किसी की भी कुछ नहीं सुन रहे। वो जिद पर अड़े थे, या तो ग्रीनलैंड अमेरिका को बेच दो या फिर अमेरिका उस पर कब्जा कर ले। हालांकि ईरान के साथ जंग शुरू हुई
तो ये मामला उस तरह थम गया था, लेकिन सीज फायर होते ही ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए, अपनी मंशा जाहिर कर दी। सीज फायर के बाद वॉशिंगटन डीसी में नेटो के महासचिव ने ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की फिर इच्छा जता दी। सोशल मीडिया पर नेटो पर नाराजगी जताते हुए एक पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है ट्रंप ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। ट्रंप सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए, जंग पूरी तरह से रुक जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ सकता है। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों को सजा देने की तैयारी में है। नेटो में शामिल उन देशों से नाराज हैं वो जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया था। उन देशों को डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नेटो में शामिल उन देशों पर सवाल उठा चुके हैं, उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने नेटो के महासचिव मार्क रूट के साथ हुई मुलाकात में भी अपनी नाराजगी जताई और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की वजह यह कि ईरान युद्ध में नेटो देशों से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। कई देशों ने अमेरिका को सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया। तो ट्रंप उन देशों से नाराज हैं जिन्होंने ईरान जंग में अमेरिका की मदद नहीं की, अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोका, अमेरिका के सैनिकों को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने दिया, अमेरिका को युद्ध रोकने की सलाह दी। ईरान युद्ध के दौरान फ्रांस, जर्मनी से अमेरिका को कोई मदद नहीं मिली। स्पेन ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इटली ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए अपने एयरबेस को अपने एयरबेस पर उतरने पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन और कनाडा ने युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने बयान दिया था कि ये युद्ध उनका नहीं है, ब्रिटेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। नेटो में अमेरिका के साथ दुनिया के 32 देश हैं। सबसे ताकतवर देश तो अमेरिका है, उसी की अगुवाई में होता है, उसके बजट का सबसे ज्यादा खर्च उठाता है, सैन्य सहायता भी देता है। दोनों लिहाज से पैसा, पावर, अमेरिका का कद नेटो में शामिल दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों को चेतावनी भी दे दी कि इस नाराजगी का असर उनके सोशल मीडिया पोस्ट में भी दिखा कि जब उन्होंने लिखा जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वो मौजूद नहीं था, अगर फिर से उनकी जरूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं होंगे। यानी ईरान युद्ध के बाद ट्रंप को नेटो पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं रहा। कुछ दिन पहले उन्होंने नेटो में अमेरिका की सदस्यता पर फिर से विचार करने के संकेत दे दिए थे। तब कयास लगाए जाने लगे थे कि अमेरिका नेटो से बाहर भी निकल सकता है, अपना दूसरा नया संगठन बना सकता है। नेटो के साथ जारी इसी मतभेद के बीच व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति और नेटो के महासचिव की मुलाकात हुई और उसमें ट्रंप ने नेटो देशों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने उस बैठक में जल्द ही नेटो पर बड़ा फैसला लेने की चेतावनी दे दी कि ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ न देकर नेटो ने बड़ी गलती की है। इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी नेटो देशों पर सवाल खड़े किए गए। नेटो देशों के रवैये को अमेरिका की जनता के हितों के खिलाफ बताया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है इस नाराजगी की वजह से ट्रंप जल्द ही बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यूरोप के अलग अलग देशों में तैनात अमेरिका के सैनिकों की संख्या कम कर सकते हैं। स्पेन या जर्मनी में किसी एक देश में अमेरिका के सैन्य अड्डे को बंद कर सकते हैं। यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 80,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, वहां बड़ी भूमिका निभाते हैं। ट्रंप ने नेटो की अंजाम भुगतने की चेतावनी तो दे दी अभी, लेकिन यह साफ नहीं किया कि यूरोप के किन देशों से अमेरिका के सैनिक वो हटा सकते हैं। अगर वो सैनिक वहां से हटाएंगे तो उनकी तैनाती कहां करेंगे। लेकिन यह साफ है डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर नेटो के वो देश हैं जिन्होंने ईरान युद्ध का विरोध किया था, ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया था।